नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं अध्याय 8। इस चैप्टर के आपके 3 भाग हैं जिसमें हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की गणना दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों में की जाती है। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनकी जो गणना है दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों में की जाती है। जो उसका वास्तविक नाम है जूना खां था। यह आपके सीटेट के पेपर में पूछा भी गया है कि भाई उसका वास्तविक नाम क्या था, तो जूना खां था। 1325 ईस्वी में अपने पिता गायसुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने राज्य के सरदारों तथा प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उन पर अपार धन लुटाया। किसने क्या करा कि भाई मुझे राज्यों के सरदारों का भी और प्रजा का भी समर्थन मिल जाए, तो इसने क्या करा, उन पर खूब धन लुटाया। उसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने राज्य को 23 सूबों में बांटा। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसने क्या करा, अपने राज्य को 23 सूबों में बांटा। मोहम्मद बिन तुगलक नई नई योजना बनाने तथा उन्हें लागू ना कर पाने के कारण प्रसिद्ध था। तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये क्या करता था, नई नई योजना बनाता था लेकिन उनको लागू नहीं कर पाता था। उसकी योजना के कारण लोगों को घोर कष्टों का सामना करना पड़ता था कि जो योजना बनाता था ना, इसकी योजना व्यवहारिक कम होती थी, लागू कम कर पाता था सही से ये, और ये कल्पना के आधार पर बहुत योजना बनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र, भूगोल विज्ञान, गणित व भौतिक विज्ञान का विद्वान था। वह तुर्की, संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। उसके मृत्यु पर कहा भी गया है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो ऐसी योजना बनाता था जिससे प्रजा को कष्ट और दुख ही मिलता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी से 1329 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रथम महत्वपूर्ण योजना अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित करना। इसने क्या करा, दिल्ली से देवगिरी बना दी। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। देवगिरी जो थी उसके राज्य के मध्य में थी। सुल्तान यहाँ के उन्नत व्यापार, कृषि उत्पादन तथा अच्छी जलवायु से प्रभावित था, लेकिन नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था। किसने जो नई राजधानी बनाई उसमें क्या था, मौलिक संसाधनों की कमी थी वहाँ पर, जिससे यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, ये जो योजना थी असफल रही और इसने दोबारा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। गंगा यमुना के दोआबा में कर विधि। सुल्तान द्वारा दो आब क्षेत्रों में कर वृद्धि की गई ताकि राज्य की आय में अभिवृद्धि हो सके, ताकि राज्य की आय बढ़ सके। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। कि जब इसने ये योजना लागू करी उसी दौरान क्या हुआ कि उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। किसान बेचारे जो थे वो कर न दे सके, अतः उन्होंने इस योजना का विरोध किया। परंतु अधिकारियों ने असहाय किसानों पर सख्ती का प्रयोग करा। कि जो अधिकारी थे इसके, उसने क्या करा, किसानों पर सख्ती का प्रयोग करा, भू राजस्व देने के लिए बाध्य किया, जिससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब सुल्तान ने सेना भेजी तो बहुत से लोग मारे गए। बेचारे जो बहुत से लोग थे, किसान थे, वो क्या हुए, जब इसने सेना भेजी तो मारे गए और शेष भूमि छोड़कर भाग गए। शेष भूमि छोड़कर अपने परिवार सहित वनों में भाग गए। इस योजना से भी क्या हुआ, राज्य को आर्थिक हानि हुई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन। सुल्तान ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के बनाए, और जब नए तांबे के सिक्के बनाए उनका मूल्य जो था चांदी के बराबर कर दिया। लेकिन शाही टकसालों की अव्यवस्था के कारण जो उसकी योजना थी वो असफल हो गई। लोगों ने क्या करा, घर में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, अतः सुल्तान को भारी नुकसान हुआ। फिर से सुल्तान को क्या करना पड़ा, पुरानी व्यवस्था को अपनानी पड़ी, और जिससे कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। फिर इसने कृषि सुधार की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी, जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, उसमें क्या करना चाहता था, ये कृषि करना चाहता था, फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए उसने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया। तो पूछ लिया जाता है कौन सा विभाग स्थापित किया था उसने, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षण पर 2 वर्षों में इसने क्या करा, 70 लाख रुपए व्यय कर दिए, 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। परंतु सुल्तान की जो योजना थी ये भी पूरी तरीके से असफल रही। फिर इसने खुरासान एवं कारचिल विजय की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था। उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई और विशाल सेना का गठन किया। सैनिक को 2 साल का पहले ही धन दे दिया इसने, कि भाई तुम्हें 2 साल का पहले ही धन दे रहे हैं और तुम्हें यहाँ पे आक्रमण करना है। लेकिन खुरासान पर आक्रमण ना किया जा सका। सुल्तान ने क्या करा, उस सेना को कारचिल के क्षेत्र में भेज दिया। यहाँ पर जो पहाड़ी लोग थे
उन लोगों ने इस सेना का डटकर विरोध करा और सैनिक भी इसने थोड़े बहुत नहीं, लगभग 1 लाख घुड़सवार भेज दिए, जिसमें से कुछ ही सैनिक जीवित लौट कर आए। इससे क्या हुआ, इसको जो सैनिक थे वो भी इसके पास कम हो गए और सैन्य संसाधन थे वो भी कम हो गए। इन सैन्य संसाधन हो गए, परीक्षण के लिए इसको ना सुल्तान को भारी कर्जा उठाना पड़ा, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत से गुण विद्वान थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है, कितना गुणवान सुल्तान को भला विफलता का मुख क्यों देखना पड़ा, क्योंकि ये ऐसी योजना बनाता था, जो योजना इसकी असफल होती रही और जो इसके पास जो धन था वो भी खर्च हो गया, जिस कारण क्या हुआ, इस साम्राज्य का पतन हो गया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 ईस्वी में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। नगरकोट के राजा ने इसका विरोध किया तो उसने क्या करा, उस पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर माता ज्वालामुखी का मंदिर था, उसमें इसने भारी नुकसान पहुँचाया। सिंध के शासक जाम ने भी इसका विरोध करा तो इसने जाम पर भी आक्रमण कर दिया। तो जाम ने क्या करा, इसका डटकर मुकाबला किया। फिरोज शाह तुगलक जो था एक धर्मांध शासक माना जाता है। पूर्ववर्ती सुल्तानों ब्राह्मणों के अतिरिक्त, कि जो पूर्ववर्ती सुल्तान हो गए, ब्राह्मण हो गए, इनके अतिरिक्त इसने क्या करा था कि जितने भी हिंदू हो गए सबसे जजिया कर लेता था। परंतु उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर तो लगाया था लेकिन वो लेता नहीं था। उसके काल में सल्तनत की सैन्य व्यवस्था कमज़ोर हो गई। कि इसके काल में क्या हुआ, जो सैन्य व्यवस्था थी इसकी कमज़ोर हो गई, जो उसके वंश के लिए घातक सिद्ध हुई। सिंध के शासकों ने तुगलक वंश के शासकों का लगातार विरोध करा। कि जो सिंध के शासक हो गए, इसने क्या करा, जो तुगलक वंश के शासक हो गए इनका हमेशा विरोध करा। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में, जो इसका शासनकाल था उसके अंतिम वर्षों में क्या करा, सिंध पर आक्रमण करा, लेकिन वह जीत ना सका। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बन गया, उसने सिंध व ठट्टा को जीतने का प्रयास करा, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या करा, इसका डटकर सामना करा। राजधानी दिल्ली से उसकी सेना थी, उसका संपर्क 6 महीने तक टूटा रहा। कि पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी सेना से इसका संपर्क कितने महीने तक टूटा रहा, तो 6 महीने तक टूटा रहा। बड़ी मुश्किल से वह दिल्ली वापस लौट पाया। सिंध में एक कहावत बन गई, कि सिंध में ना एक कहावत चल रही थी उस टाइम पे, देखो से एक परंपरा का कमाल, एक तुगलक मर गया दूजे को जरा संभाल। कि अभी एक समस्या तो गई नहीं है और दूसरी परेशानी आ गई है। तो इस तरीके से ये कहावत कही गई थी। तो कहाँ पर कही गई थी, सिंध में कही गई थी। शयद एवं लोधी वंश 1398 ईस्वी में तमून ने भारत पर आक्रमण किया। वह दिल्ली से तुगलक वंश की सत्ता नष्ट कर दी। कि उसने क्या करा, दिल्ली से तुगलक वंश की सत्ता नष्ट कर दी। उसका एक सेनापति था खिज़र खान। जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके जितने भी वंशज थे ना, वो सब सैयद वंश के शासक कहलाए। लेकिन 1451 ईस्वी में सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने हटाकर लोदी वंश की नींव रखी। तो किसने हटाया था, बहलोल लोदी ने हटाया था, ये पूछ लिया जाता है। लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी 1479 ईस्वी में सुल्तान बना। जब सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो उसने आगरा नगर की नींव रखी। तो किसने रखी थी आगरा नगर की नींव, सिकंदर लोधी ने। 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी जो था सुल्तान बना, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या करा था, पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। कि बाबर ने इसको पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, किसको, इब्राहिम लोदी को, और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था। सल्तनत राज्य का स्वरूप, शासन व्यवस्था। दिल्ली के सुल्तानों की निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था वो होती है जो जिसमें सारी शक्तियाँ होती हैं सब राजा के पास होती हैं, राजा के पास सर्वोच्च शक्तियाँ होती हैं, सारी सत्ता उसी के पास होती हैं, वो सब कुछ होता है, मतलब वो प्रमुख होता है इसमें। सुल्तान की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता इसमें, कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वह राजा के मुख्य न्यायाधीश, सेनापति, वो उच्च अधिकारी भी हैं, और जो उसका निर्णय होता है वो उसका अंतिम निर्णय होता है। राज्य के अन्य अधिकारी, अपने प्रशासनिक कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए सुल्तान अपने राज्य के पदाधिकारियों की सहायता लेता था। इनमें प्रमुख थे वजीर, दीवाने विजारा, सदर उसुदर हो गया, दीवाने रसालत हो गया, दीवाने कजा हो गया, आरिज मुबालिक हो गया। इनसे क्या करता था, इनको विशेष पद दे रखे थे सुल्तान ने, और कोई निर्णय हो गया, कोई न्याय का मामला हो गया, क्या किसी चीज़ पर सलाह लेनी हो गई, तो इनसे सलाह लिया करता था, विचार विमर्श कर ही अपना निर्णय सुनाता था। प्रांतीय प्रशासन, दिल्ली सल्तनत जो था कई एक तो प्रांतों में बटी हुई थी।
सुल्तान क्या करता था, अपनी इच्छा के अनुसार इक्तों की संख्या को कम या ज़्यादा करते रहते थे। इक्ता का शासन प्रबंधन इक़्तिदार के ज़िम्मे था, कि जो इक्ता का शासन प्रबंध था वो किसके ज़िम्मे था, इक़्तिदार के ज़िम्मे था। इक्ता सिक्कों में बटे थे, सिक्कों का शासन प्रबंधक सिक्कादार होता था। ये जो आपके सीटेट के पेपर में पूछा भी गया है। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति जो होता है सुल्तान स्वयं करता था। सैन्य संगठन, दिल्ली सुल्तानों की सारी शक्ति जो थी सेना पर निर्भर करती थी। उनका अधिकांश समय युद्ध संबंधी कार्यों में व्यतीत होता था। घोड़े, पैदल, हाथी, याद रखना घोड़े, पैदल, हाथी उनकी सेना के 3 प्रधान अंग थे। सेना का प्रमुख जो होता था वो सुल्तान ही होता था। सैन्य संगठन के सभी अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान जो होता था वो स्वयं करता था। न्याय प्रबंध, न्याय के क्षेत्र में भी सुल्तान जो होता था सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। फिर भी न्याय करने के लिए राज्य में काजी, मुमालिक, अमीरदाद, हजीब आदि होते थे। इनसे क्या करता था, ये सलाह लेता था, उसके बाद ही अंतिम निर्णय सुनाता था। न्यायिक व्यवस्था जो होती थी धर्म आधारित होती थी। काजी प्रमुख न्यायाधिकारी होता था। न्याय करते समय धार्मिक भेदभाव भी किया जाता था, कि जो हिंदू होते थे और जो मुसलमान होते थे उनमें भी यहाँ पर भेदभाव किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था, सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्ट 2 वर्गों में बटा हुआ था, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। हिंदू देश की बहुसंख्यक प्रजा थी, कि जो हिंदू थे वो बहुत सारे थे, परंतु शासन में उनकी भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर थी। हिंदुओं में अधिकांश जो थे वो कृषक थे, खेती करते थे। हिंदुओं को सदा कुचले जाने का भय रहता था। मुस्लिम समाज की स्थिति कुछ अच्छी थी, वे राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त थे। हिंदू से जो हिंदू थे वो जो मुसलमान बन गए हिंदू से, उन लोगों को भी कोई बड़े पद नहीं मिले और ना ही कोई अधिकार मिला। हिंदुओं से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज भी कई वर्गों में बट गया। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, यहाँ पे अधिकारी के नाम हो गए, यहाँ पे विभाग के नाम हो गए। यहाँ से भी आपका पेपर में आ जाता है, जैसे दीवान विजारत क्या है, उसका विभाग कौन सा है, तो राजस्व विभाग हो गया। सदर हो गया, धर्म एवं राजकीय दान विभाग हो गया। दीवान रसालत हो गया, विदेशी विभाग हो गया। दीवान अर्ज हो गया, सैन्य विभाग हो गया। आरज मुबारक हो गया, सेना मंत्री विभाग हो गया। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है। इस चैप्टर के आपके 3 भाग हैं, ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग भी जल्दी आ जाएगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।